हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। हम लोग डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 का बारे में पढ़ चुके थे। उसमें आपको बताया गया था 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। ये वाला वीडियो में आपको बताया जाएगा, ये वाला क्लास में आपको बताया जाएगा कि जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसका माइनर कैसे निकालते हैं और उस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। उसका साथ साथ में लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा, अगर आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट का हेल्प से कैसे निकालते हैं। फिर आपको बताया जाएगा लाइन का इक्वेशन, अगर 2 पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से पासिंग करने वाला जो लाइन होगा उसका इक्वेशन डिटर्मिनेंट से कैसे लिखेंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा। तो आज की टॉपिक में हम लोग इतना कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर क्या होता है। ठीक है, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं डेल्टा। सपोज मान लो ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, हम इसका ये मतलब होता है, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो ये डिटर्मिनेंट 3x3 का है, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो देखिए माइनर क्या होता है। माइनर का मतलब होता है कि जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि माइनर का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट का जब माइनर निकालते हैं तो देखते हैं कि जो भी एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है वो एलिमेंट कौन सा रो में है, कौन सा कॉलम में है। उस रो और उस कॉलम को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट बचती है, जो वैल्यू एलिमेंट लिखा होता है, वही उसका माइनर हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा बताइए माइनर ऑफ A11 क्या होगा। माइनर ऑफ A11 का मतलब होता है कि देखो ये 11 है, ये कहाँ में है, ये देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो रिमूव कर दीजिए A11 जहाँ में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दीजिए, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो A11 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो ये बचा, तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा A22, सॉरी यहाँ में A22 और ये A23 होगा, A23 और यहाँ में क्या हो जाएगा A32, A33। और इसका वैल्यू आपको समझ में आता ही है कि अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे ओपन करेंगे। तो ओपन कर दीजिए, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा माइनर ऑफ A32 बताइए। A32 का मतलब होता है कि ये वाला एलिमेंट थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है। कहाँ में है, थर्ड रो और सेकेंड। पहला वाला जो होता है वो रो होता है, दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम होता है। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए ये थर्ड रो हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये थर्ड रो है और ये सेकेंड कॉलम है। तो क्या बच गया, क्या नंबर एलिमेंट बच गए, ये दोनों बच गए। तो आप लिख लीजिए A11, A21, A13, A23। ठीक है, तो यही हो गया A11, A21, A13, A23। अब इसका वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो मालूम ही है। तो ये क्या हो जाएगा A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे निकाला जाता है। कोई भी एलिमेंट दिया होगा तो माइनर निकालना कैसे है। माइनर निकालने का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, आप उसको रिमूव कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है ना। और माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट MIJ से करते हैं। माइनर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, MIJ से। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। यही है माइनर। जैसे माइनर यही है, जैसे आप थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट लिखा है X Y Z 2। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो, तो अगर आपसे कोई बोलेगा बताइए माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा,
माइनर ऑफ ए माइनर ऑफ M11, माइनर का मतलब होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बताइए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद में जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। M12 का मतलब होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है उसको रिमूव कर दीजिए तो जो एलिमेंट बचेगा वही उसका माइनर होगा। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या बचेगा, Z। ठीक है, समझ में आ रहा है। M क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो समझ में आ रहा है Y। और अगर आपसे कोई बोलेगा M22 बताइए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो माइनर का जो डिफिनीशन होता है, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो माइनर का जो डिफिनीशन होता है वो होता है, जैसे माइनर क्या है, जैसे इफ वी रिमूव, ठीक है, इफ वी लीव द रो, जैसे अगर इसका डिफिनीशन लिखे, इफ वी लीव द रो एंड कॉलम इन विच Aij is present, then the determinant of 10 is called if we leave the row and column in which Aij is present, then the determinant thus obtained is called minor of element Aij। उस एलिमेंट का जो होगा वो माइनर कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Mij। ठीक है, तो ये डिफिनीशन वाला पार्ट हो गया कि माइनर का डिफिनीशन क्या होता है। मतलब यही बताया गया है डिफिनीशन में, अगर जो भी Aij जो भी एलिमेंट रो और कॉलम में प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को अगर आप लोग रिमूव कर देंगे तो जो एलिमेंट बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। माइनर का रिप्रेजेंटेशन Mij होता है। ठीक है, तो ये था माइनर का डिफिनीशन। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब अगर हम लोग जैसे और आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 -2 6 1 1 0। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा फाइंड, जैसे मैं एक आप डेफिनेशन कॉपी कर लिए होंगे, अगर आपसे यही क्वेश्चन है और दिया होगा फाइंड M12 एंड M22। ठीक है, मतलब कि आपको क्या बतानी है, माइनर ऑफ एलिमेंट M12 का क्या मतलब हो जाएगा, M12। देखिए M12 का मतलब होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में हो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का बाद में जो एलिमेंट बचा वही इसका माइनर हो जाएगा। 2 1 -6 0, और इसका वैल्यू क्या होगा, पहले आप इसमें क्रॉस करेंगे तो 2 × 0 -1 × -6, तो इसका वैल्यू कितना ही आ गया, 6 आ गया। मतलब कि M12 का वैल्यू कितना ही आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये M12 का वैल्यू है। उसी प्रकार आपको क्या भी निकालना है, M22 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एलिमेंट सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो देखिए ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, तो क्या क्या बच जाएगा हम लोग का, 1 1 3 0। ठीक है, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 -3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो ऐसे ही हम लोग माइनर निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा। तो ये था माइनर, अब होगा कोफैक्टर। तो देखिए जो कोफैक्टर होता है, जो कोफैक्टर होता है, देखिए अगर कोई भी माइनर दिया होता है, अगर माइनर का साइन ले लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकल जाता है। ठीक है, मतलब कोफैक्टर का क्या मतलब होता है, कोफैक्टर का मतलब होता है माइनर विथ साइन। ठीक है, मतलब कि जो माइनर का साइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। या किताबों में लिखा होता है कि अगर हम लोग -1 की पावर i + j में, मतलब माइनर एलिमेंट मान लो Mij है,
माइनर एलिमेंट में अगर ये वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोफैक्टर निकल जाता है। कोफैक्टर मतलब CIJ, ठीक है। कोफैक्टर को कोफैक्टर क्या लिखते हैं? CIJ। तो CIJ जो होता है वो क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। MIJ मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है ना। तो ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, आप लोग कॉपी कर लेंगे कोफैक्टर क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो कोफैक्टर क्या होता है? CIJ क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j MIJ, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कोफैक्टर का मतलब होता है जैसे आपका कोई भी एक दे दिया है, मतलब हम डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 से बात करते हैं 1 2 3 4, जैसे एक डिटर्मिनेंट है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा C11 बताइए, मतलब कोफैक्टर ऑफ 11, तो कोफैक्टर क्या होता है? देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j MIJ, ठीक है। मतलब आपको जो MIJ जो आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना जानते हैं, तो कोफैक्टर तो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या होगा, C11 क्या हो जाएगा? यहाँ में i का वैल्यू क्या होता है? यहाँ में i मतलब ये i है और ये j है, तो यहाँ में अगर लिखा है C11, तो i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू 1 होगा। तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 और MIJ का मतलब क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट क्या है, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4। तो ये हो गया, मतलब कि C11 का वैल्यू क्या हो गया? -1 का पावर 2, तो मतलब पॉजिटिव हो गया। तो C11 क्या हो गया? 4 हो गया। अभी आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कैसे निकालना है, लेकिन अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग C12, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? -1। अब बताइए यहाँ में i का वैल्यू कितना हो गया? 1 और j का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो i प्लस j कितना हो जाएगा? -3, -1 की पावर 3। अब आप बताइए C12 मतलब यहाँ में क्या हो जाएगा? M12 का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा? 3। तो यहाँ में 3 लिख दीजिए। और आप बताइए यहाँ में -1 की क्यू मतलब निगेटिव नंबर का पावर यहाँ में ऑड नंबर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। C21 क्या हो जाएगा? C21। तो देखिए सबसे इजी तरीका ये है, अगर ये दोनों को ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ में अगर इवन नंबर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यहाँ में क्या करना है? i और j को ऐड करेंगे, 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो यहाँ में माइनस लिखिए। यहाँ में भी देखो 2 1 3 होगा तो निगेटिव होगा। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, 2 बचेगा। फिर C22 2 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये इसका वैल्यू है कोफैक्टर, ठीक है। C11 क्या हो जाएगा? 4, C12 क्या हो जाएगा? -3, C21 क्या हो जाएगा? -2, C22 क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही है कोफैक्टर। तो एक हम लोग डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे एक डेल्टा दिया है हम लोग का 27 - 3 4 1 2 0 1 3, ठीक है। ऐसा एक डिटर्मिनेंट दिया है। अगर आपसे कोई बोलेगा फाइंड C23 का क्या मतलब होता है कि कोफैक्टर निकालिए जो एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो आप ध्यान दीजिए C23, तो सबसे पहले देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्या नंबर है? ऑड नंबर है, तो माइनस टाइम्स आएगा। अब देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर देनी है। तो देखिए सेकेंड रो ये है, देखिए ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आप दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या बच जाएगा बताइए? 2 7 0 1, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो -2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, 0 × 7 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू कितना ही आ गया? -2। तो ऐसे कोफैक्टर निकालते हैं। अगर आपसे वही यहाँ में बोलेगा C33 बताइए,
C33 का मतलब क्या होगा, मतलब जो इलेमेंट थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है उसको रिमूव कर देनी है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 3 + 3 क्या करो, ऐड करो, 3 + 3 6 होती है, 6 तो इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव लिख दीजिए। और जो इलेमेंट थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है उसको रिमूव कर देनी है। तो ये देखो थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा हम लोग का 2 7 4 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 × 1 2 -7 4 28। तो आंसर कितना आ जाएगा -26। तो ये था माइनर, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है कोफैक्टर का अलोंग, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो किसका इक्वल होती है उसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं कि कोफैक्टर और माइनर आपको समझ में आ गया। तो ये कोफैक्टर था। तो देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट होता है, जैसे अगर हम लोग का डेल्टा है, मतलब कि कोई भी डिटर्मिनेंट होती है अगर उसका वैल्यू जो होता है वो ऐसे एक्सपेंड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ये डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13, ठीक है, ये कोई भी डिटर्मिनेंट है 3 और 3 × 3 का, ठीक है, इसमें रो भी 3 है कॉलम भी 3 है। अगर इसका जो वैल्यू होती है, इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो किसका इक्वल होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी इलेमेंट और उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर ये आप इलेमेंट ले रहे हैं A11 तो इसका कोफैक्टर निकालिए, जो कोफैक्टर होगा इसका C11 A12 और इसका कोफैक्टर C12 प्लस A13 इंटू C13, ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, यही डेल्टा की वैल्यू होगी। या आप ये वाला रो लीजिए C21 A21, तो इसी का कोफैक्टर C21, ये वाला सेकेंड रो का लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब A22, तो इसी का कोफैक्टर लेना है C22 प्लस A23 C23, मतलब कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट का सम होता है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। या आप थर्ड रो ले रहे हैं A31 इंटू C31 A32 इंटू C32 A33 C33, तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। आप ये कॉलम के अलोंग ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसी का कोफैक्टर लेना है, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसी का कोफैक्टर लेना है, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इसी का कोफैक्टर लेना है। मतलब कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर का साथ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे आपने A11 लिया A11 इंटू C11, फिर आपने क्या लिया A21 C21 और फिर आपने क्या लिया A31 इंटू C31, मतलब यहाँ में आप और आगे लिख सकते हैं। फिर A12 C12, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो भी पार्टिकुलर आप रो ले रहे हैं ये वाला एलिमेंट, तो इसी का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। कॉपी करिए, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर यही डिटर्मिनेंट दिया होता, बोलता कि सेकेंड रो का अलोंग एक्सपेंड करिए, ठीक है ना, कोफैक्टर का हेल्प से, तो ये सेकेंड रो है तो आप A21 इंटू इसका कोफैक्टर A22 प्लस इसका कोफैक्टर, मतलब प्लस कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू है। जैसे अगर हम लोग का एक वैल्यू एग्जांपल ले तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 एक कोई भी वैल्यू है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे एक्सपेंड करते तो इसका वैल्यू कितना आता 4 - 6, तो कितना आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, इसका ये वाला वैल्यू से एक्सपेंड करते हैं, क्या ये 111 C11 A12 C12 से भी क्या वैल्यू आएगा क्या? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए C11 1 + 1 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर तो पॉजिटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है, तो 4 आएगा। C12 1 + 2
3 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा तो कैसा आएगा? माइनस, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि -1 की पावर i प्लस जे, आई का जगह में 1, जे का जगह में 2 डालेंगे तो 3 होगा, -1 की पावर 3 निगेटिव आ जाएगी, तो डायरेक्ट करना है तो निगेटिव। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वैल्यू कितना आएगा? 3। C21, 2 + 1 कैसा होगा? 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो माइनस, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 आएगा। C22, 2 + 2 कैसा नंबर है? 4। 4 कैसा होता है? इवन, प्लस होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये आपने कोफैक्टर निकाल लिया। और ये जो एलिमेंट क्या है? A11 है, A12 मतलब फर्स्ट रो। तो देखिए A11 कितना है? 1, A12 कितना है? 2, मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2। तो चलिए देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो डेल्टा होगा A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 क्या हो रहा है? A11 कितना है? 1, C11 क्या है बताइए? C11 4 माइनस प्लस A12 2, C12 कितना आ रहा है? -3। तो 4 - 6 कितना आ जाएगा? -2, जो कि आ रहा था। मतलब यही वैल्यू होती है। आप कोई भी कोफैक्टर का अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड बोलेगा तो सेकेंड, उसी प्रकार आप ये भी चेक कर सकते थे, तो सेम ही आएगा। यहाँ में क्या है? A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22, तो वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप करके देख लेंगे। यहाँ में देखो यहाँ में क्या आ जाएगा? A2, तो आप ये इसका अलोंग भी करिए तो आंसर सेम ही आएगा। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो अब बताइए A21 क्या है? ये सेकेंड में 3 है, और C21 कितना हम लोग निकाल रहे थे? -2 प्लस, और यहाँ में A22 क्या है? A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 4 है, और C22 कितना है? 1 है, तो -6 + 4 तो -2 आ रहा है। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हम लोग का रोल होता है। इससे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रोज इवेलुएट करनी इसकी वैल्यू। तो देखिए इसका जो सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करने से इसका वैल्यू होगा, सेकेंड रो ये है तो A21 और इसी का कोफैक्टर C21, यहाँ में सेकेंड रो ये है तो ये होगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका कोफैक्टर C22 प्लस A23 इंटू C23, तो ये होगा, इसी का वैल्यू होगा। और आपको आप अगर C21 निकाल लेंगे, C22 निकाल लेंगे, C23 निकाल लेंगे, तो आप इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले C21 निकालेंगे। C21 2 + 1 3, 3 ऑड नंबर है तो माइनस टाइम्स। तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो है, तो क्या एलिमेंट हम लोग का बच रहा है? 3 8 2 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा कितना होगा? 9, और 8 2 जा कितना होगा? 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा, तो ये -7 होगा, तो ये +7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये -7 माइनस है तो +7। फिर C22 निकालनी है, 2 + 2 कितना होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5183 बचेगा, 5183, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8, तो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 7। अब आपको क्या निकालना है? C23। तो देखिए C23 क्या होगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 है तो क्या होगा? माइनस, तो C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 3 1 2 बचेगा, 5 3 1 2, तो 5 2 जा कितना होगा? 10। ठीक है, आगे में क्या साइन है? माइनस साइन है। 5 2 जा 10 -3, तो क्या होगा? 7 -7। ठीक है, तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ में लिख देता हूँ, C21 का जो वैल्यू आया वो +7 आया, C22 का जो वैल्यू आया 7 आया, C23 का जो वैल्यू आया वो -7 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। A21 क्या है? A21 ये 2 है, तो 2 इंटू C21 कितना है? 7। A22 कितना है? 0 इंटू C22 कितना है? 7। A23 कितना है? 1, और C23 कितना है? -7।
तो ये हो जाएगा 14 प्लस 0, 0 इंटू 7 0 माइनस 7, तो इसका 14 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है। तो चलिए एक और रूल होता है, मतलब रूल कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लिखते हैं और उस एलिमेंट का कोई दूसरा कोफैक्टर का साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए एक रिजल्ट होती है, ये रिजल्ट क्या है, मतलब इफ रिजल्ट है इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ पार्टिकुलर रो देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अदर रो द कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट विल बी 0, मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर आपका पास में कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है, सपोज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये वाला रो लेते हैं और इसका कोफैक्टर लेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट का सम होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर a11 इंटू C21, मतलब आप ये एलिमेंट ले रहे हैं और कोफैक्टर दूसरा रो का ले रहे हैं, ठीक है ना, और आप ले रहे हैं a12 और इसका कोफैक्टर C22 और आप एलिमेंट ले रहे हैं a13 और कोफैक्टर C23, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। या आप ये एलिमेंट लेंगे इसका कोफैक्टर लेंगे तभी भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। कोई भी अगर आप ये एलिमेंट लेंगे और इसका कोफैक्टर ले लेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। तो यही एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो मैं एक 2x2 डिटर्मिनेंट को मतलब एग्जांपल से आपको मतलब वेरीफाई भी करा देता हूँ। तो देखिए ये एक वैल्यू है, इससे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब था ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो अगर एलिमेंट है a11 और कोफैक्टर क्या हो जाएगा ac21, मतलब आप सेकेंड इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट ले रहे हैं और ये कोफैक्टर ले रहे हैं, और ये एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, और कोफैक्टर आप इसका लेंगे ac2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना ही आएगा 0 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, आप C21 निकालिए, C21 2 + 1 3 नेगेटिव नंबर, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका वैल्यू कितना ही आ जा रहा है 2, और आपको निकालना है C22, तो 2 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो a11 क्या है 1 इंटू C21 कितना है -2, और यहाँ में a12 कितना है 2, a12 कितना है 2, और C22 कितना है बताइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका वैल्यू कितना है 1, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। तो यही आपको रिजल्ट वेरीफाई कराया जा रहा था। तो ये हम लोग का था माइनर और कोफैक्टर। तो अब हम लोग बात करते हैं कोई भी ट्रायंगल का हेल्प से, ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, उससे उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपका पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये ABC पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 है, और x2, y2 है, और x3, y3 है। तो देखिए इन तीनों पॉइंट से, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, आपको याद होगा, आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे 1/2 x1 y2 - y3 x2, मैं लिख देता हूँ, आपने 10 में ये पढ़ा था, एरिया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो ये एरिया था। एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए मोड लगाया गया था। आप x1 लेते हैं तो y2 - y3 होता है, x2 लेंगे तो y3 - y1 होगा, और x3 लेंगे तो y1 - y2 होता है। तो ये ट्रायंगल का एरिया होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। डिटर्मिनेंट से एरिया जो होगा इसका 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 और x3 y3 1। तो ये डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप यहाँ में x1 y1 का जो भी वैल्यू पुट दिया होगा आप पुट करिए, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट, सपोज मान लो 1, 2, 3 और 3, 1, 3, 0। तो इससे आपको एरिया निकालनी है। क्या फाइंड करनी है? एरिया फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1/2। आपने मान लिया कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये क्या है x3 y3, आप किसी को मान सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, x1 y1 1, x1 y1 1, 1 2 0, x2 y2 1, 2 3 x, देखिए x1 y1 1, x2 y2 1, 2 3 1, x3 y3 1, 3 0 1 और इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, 1/2। तो आप किसी एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, R1 का अलोंग आप एक्सपेंड कर लीजिए तो ये प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो ये देखिए ये होगा +1। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करना था, 3 × 1 3 -0 -2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 1 2 -3 2 -3 +1 2 × 0 0 -9। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया, आपने एक्सपेंड कर लिया। तो देखिए अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। और जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मॉडुलस में भी लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 - 3 कितना होगा, -1 और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। और यहाँ में क्या आ रहा है, -9। ठीक है, और ये आप मोड में लगा सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा तो देखिए यहाँ में होगा 5 -9 5 -9 -4, तो ये हो जाएगा 1/2 × -4। तो ये आ रहा है -2 का मोड कितना हो जाएगा, 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा, अगर आप बताइए, अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अच्छा बताइए, अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो अगर इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा और यही एरिया को निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। वो 3 पॉइंट्स कहीं भी लाई करे, देखिए 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होगा तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो 3 पॉइंट्स कहीं भी लाई करे, ठीक है, आप कहीं भी देखिए नॉन कोलिनियर होना चाहिए तो एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा तो इससे कुछ ट्रायंगल बनेगा नहीं, इसका एक लाइन हो गया तो एरिया तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो वही लिखा गया है, जो आपको फॉर्मूला लिखाया गया था आप उसको 0 से कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो ये होगा। ठीक है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इक्वल टू 0। मतलब कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग सोच रहे थे कि यहाँ में 1/2, तो ये 1/2 0 में चला जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line passing through point x1, y1 and x2, y2 is, तो देखिए अगर 2 पॉइंट है आपको दिया गया है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या आप लोग लिख रहे थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन था। ठीक है, अब ये लाइन का इक्वेशन आपको किससे लिखना है, डिटर्मिनेंट का हेल्प से। तो होता क्या है, देखिए x y1 x1 y1 1,
x2 y2 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ में जो x1 और y1 होगा वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, जो आपको गिवन होगा वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। जिस एक क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन होता है, कंसीडर ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, consider a third order determinant where aij is equal to I plus 2j, ठीक है। और यहाँ में आपको क्या करना है कि आपको एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाना है, aij इक्वल टू I plus 2j है, और फाइंड द वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाना है तो उसमें 3 रो 3 कॉलम होगा। तो यहाँ में जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ में आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो आप यहाँ में i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है। यहाँ में समझ में आ रहा है, यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो में होगा, सेकेंड कॉलम में होगा। तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 2 2 जब 4 + 1, तो यहाँ में क्या एलिमेंट आ जाएगा 5। और यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में होगा, और कौन सा कॉलम में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, तो 3 2 जब 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। तो ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेकेंड रो में होगा, मतलब i का वैल्यू आप 2 पुट करना है, j का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 2 और यहाँ में 1 पुट करनी है, तो 2 + 2 यहाँ में हो जाएगा 4। यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेकेंड रो में होगा, i का वैल्यू आपको क्या पुट करना है सेकेंड, और j का भी वैल्यू क्या पुट करना है 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में होगा। तो 2 + 2 × 2, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ में जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में होगा, थर्ड कॉलम में होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा, 6 और +2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3, और j का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3 और यहाँ में हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ में 7 आ जाएगा, और यहाँ में 9 आएगा। तो इसका वैल्यू को आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देनी है, ठीक है। यहाँ में एलिमेंट होगा वो थर्ड रो थर्ड कॉलम में होगा, तो 3 पुट कर देंगे, 3 2 = 6, 6 + 3 9 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, और आप इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतने ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तब तक के लिए बाय बाय।